So hello everyone, and welcome to Writed. So today we'll continue with our computer का lecture series. ठीक है, we are doing this for NABARD grade 10. ठीक है, नाबार्ड ग्रेड ए के लिए हम लोग कंप्यूटर की एक लेक्चर सीरीज चला रहे हैं. ठीक है, सो हमने बेसिक्स कर लिया है और नंबर सिस्टम्स कर लिया है. ठीक है, सो टुडे विल डू सॉफ्टवेयर. आज हम लोग थोड़ा सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं और सबसे पहली चीज हम समझेंगे कि सॉफ्टवेयर, बेसिक सॉफ्टवेयर होता क्या है. ठीक है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर. तो सॉफ्टवेयर क्या है. सॉफ्टवेयर एक ऐसा एप्लीकेशन है which allows you to do a specific task. बहुत ही सिंपल सा अगर हम इस तरीके से इसको समझें तो जैसे मान लीजिए कि आप सबके पास एक मोबाइल ऐप है आपके एंड्रॉयड या फिर iOS स्मार्टफोन पर. दैट इज बेसिकली, मान लीजिए वो ऐप है आपका कोई गेम है. ठीक है, तो आप उस गेम में यू आर परफॉर्मिंग सर्टेन टास्क. ठीक है, तो सॉफ्टवेयर सिंपली ये होता है कि आप किसी भी इंटरफेस के थ्रू बेसिकली यू आर डूइंग सर्टेन टास्क. सिंपल. अब इसके लार्जली दो टाइप्स होते हैं. एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्सेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब देखिए क्या होता है. इसका डेफिनेशन होता है इट मैनेजेस एंड ऑपरेट्स कंप्यूटर्स ओन हार्डवेयर एंड रिसोर्सेज एंड इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर एंड द यूजर. इसका प्राइम एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, अब आप देखिए, आप जब भी अपना लैपटॉप या फिर आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होता है. There are certain software which get executed in the background जो हेल्प करता है आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने में. सिंपल सी बात है. ठीक है, और ये सॉफ्टवेयर डायरेक्टली आपके हार्डवेयर पर एग्जीक्यूट हो रहे हैं. देर आर सर्टन प्रोग्राम्स विच आर रिटन इन सर्टन लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. वी डू नॉट नीड टू गेट इनटू द डेप्थ ऑफ इट, जो कि एग्जीक्यूट हो रहे हैं हार्डवेयर पर, विच अलाउज योर सिस्टम टू बूट. ठीक है, तो अनदर टाइप इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स. लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स अब क्या होते हैं कि आप जो भी लैंग्वेज में कोड करते हो या फिर आप जिस भी लैंग्वेज में सिस्टम के साथ या फिर कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट होते हो, आपका कंप्यूटर वो लैंग्वेज नहीं समझता. ठीक है, तो देयर हैज टू बी सर्टेन लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स व्हिच अलाउज योर लैंग्वेज बेसिकली टू गेट ट्रांसलेटेड टू द लैंग्वेज व्हिच कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स. सिंपल सी बात है, नो रॉकेट साइंस, वेरी सिंपल. तो दीज आर सिस्टम सॉफ्टवेयर्स. देन देयर आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स. ठीक है, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वही होते हैं जो आपके मोबाइल ऐप्स में, वो एक एग्जांपल है जो जिससे आप एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकते हो. ठीक है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होता है एक स्पेसिफिक टास्क. मान लीजिए आपके फोन में एक मोबाइल ऐप है जिससे आप गेम खेल सकते हो, तो आप उस ऐप से सिर्फ गेम ही खेल सकते हो. ठीक है, या फिर देयर इज एन ऐप कॉल्ड फोन पे. देयर आर सर्टन फीचर्स अवेलेबल ऑन द ऐप एंड यू कैन यूज दोज फीचर्स ऑन दैट पर्टिकुलर ऐप. सिंपल सी बात है, नो रॉकेट साइंस. ठीक है, वही आपको समझना है यहां पर, और यहां पर कुछ भी नहीं है समझने के लिए. वेरी सिंपल. ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे मैंने बताया आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम, गिव मी अ सेकंड, हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर और यूटिलिटी प्रोग्राम्स. देन देयर आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एज आई टोल्ड यू, एप्स. माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी ऐप हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, व्हाट वी डू इफ यू हैव टू टाइप अ डॉक्यूमेंट, वी यूज द सॉफ्टवेयर एमएस एक्सेल. ठीक है, आपको कोई शीट बनानी होती है, एमएस वर्ड, सॉरी नॉट एक्सेल, माय बैड, तो आप यूज करते हो एमएस एक्सेल. सिंपल सी बात है, इट इज बेसिकली satisfying a particular purpose. अब देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्क्स क्वाइटली इन द बैकग्राउंड, यू रियरली इंटरैक्ट विद इट डायरेक्टली. आप उसके साथ इंटरैक्ट नहीं करते हो, आपका सिस्टम बूट होता है, देयर आर सर्टन प्रोग्राम्स व्हिच गेट एग्जीक्यूटेड बट यू डू नॉट केयर अबाउट इट, राइट. ठीक है,
बट उसके बिना कुछ भी नहीं चलेगा। अगर वो प्रोग्राम बूट नहीं होता है, आपका सिस्टम ऑन नहीं होता, यू विल नॉट बी एबल टू यूज मल्टीपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल ऑन योर सिस्टम। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज व्हाट द यूजर कॉन्शियसली ओपन्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको एक शीट बनानी है तो आप एमएस एक्सेल खोलोगे, अगर आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना तो आप एमएस वर्ड खोलोगे, अगर आपको एक पीपीटी बनानी है तो यू विल ओपन एमएस पावर पॉइंट। वेरी सिंपल। ठीक है, नाउ हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमने देख रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है दैट मैनेजेस द कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म ऑन विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन रन। सिंपल सी बात है, आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जिस पर आपके सारे एप्लीकेशंस आप कॉन्शियसली रन कर पा रहे हो। ठीक है, वो क्या हैंडल करता है? इट हैंडल्स मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट। बहुत सारे मल्टीपल प्रोग्राम्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन हो रहे होते हैं। तो इट इज द जॉब ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू अलाउ योर कंप्यूटर टू रन मल्टीपल प्रोग्राम, और इट अलाउज मल्टीटास्किंग ऑन योर कंप्यूटर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग। ये काम होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। दैट इज द रीजन यू हैव मल्टीपल i3, i5, i7 इस टाइप के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं इंटेल के। ठीक है, देन देयर आर मल्टीपल कोर्स एज वेल। ठीक है, तो ये सब अलाउ करते हैं आपका प्रोसेसिंग को फैसिलिटेट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आगे आपका, अब देखिए ओएस की कौन कौन सी फैमिली है। जैसे हो गई आपकी विंडोज। विंडोज इज बेसिकली जीयूआई, मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड। ठीक है, क्योंकि आप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन अवेलेबल ऑन विंडोज आर ड्रैग एंड ड्रॉप। यू डोंट हैव टू रन अ कमांड टू यूज एप्लीकेशन। आप बेसिकली आप उसमें क्लिक करते हो, आप उसमें टाइप करते हो और यू आर एबल टू यूज इट। सो दे आर नोन एज ड्रैग एंड ड्रॉप एप्लीकेशंस। ठीक है, उसके बाद आपका लाइनक्स, इट इज एन ओपन सोर्स एप्लीकेशन, इट इज अवेलेबल, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, इट इज मोस्टली यूज ऑन सर्वर्स, बट टू यूज दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, और आपके अगर इस पर आपको एप्लीकेशन रन करने हैं, देन यू नीड टू टाइप सर्टेन कमांड्स इन द कंसोल। ठीक है, आपको कुछ कंसोल में कमांड टाइप करने होते हैं, सो इट इज नॉट वेरी यूजर फ्रेंडली, या फिर जो कॉमन लेमैन है उनके लिए उतना यूजर फ्रेंडली नहीं होता है। देन देयर इज ऑब्वियसली मैक ओएस। ठीक है, ये क्या है, एप्पल्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। देन देयर इज एंड्रॉइड, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय गूगल एंड इट इज बेस्ड ऑन लाइनक्स। एंड्रॉइड जो है लाइनक्स पर है, दैट्स द रीजन एंड्रॉइड इज चीपर, बिकॉज इट इज बेस्ड ओपन ऑन एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देन देयर इज iOS, जो कि एप्पल का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंपल सी बात है। अब देख लेते हैं बूटिंग क्या होती है। बूटिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द मेमोरी व्हेन ए कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, बूटिंग मतलब होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका वो लोड हो रहा है आपका मेमोरी में। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बूटिंग, एक होता है आपका कोल्ड बूटिंग, एक होता है आपका वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग का मतलब होता है स्टार्टिंग ए कंप्यूटर फ्रॉम ए कंप्लीटली स्विच्ड ऑफ स्टेट। जब आपका कंप्यूटर पावर ऑफ है तो जो बूटिंग होती है इसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। रिमेंबर इट। वार्म बूटिंग इज रीस्टार्टिंग ए कंप्यूटर दैट इज ऑलरेडी स्विच्ड ऑन विदाउट कटिंग द पावर। जब आप बिना पावर कट किए आप अपने कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हो तो उसको बोलते हैं आपका वार्म बूटिंग। ठीक है, रीस्टार्ट करने से या फिर कंट्रोल ऑल्ट डिलीट करने से आपका वार्म बूटिंग होता है, कोल्ड बूटिंग नहीं होता है। व्हेन यू कंप्लीटली शट डाउन द सिस्टम एंड देन यू रीस्टार्ट इट, इट इज बेसिकली कोल्ड बूटिंग। देन हम लोग देखते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। व्हाट आर लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि द प्रोग्राम्स विच आर रिटन बाय द ह्यूमंस आर रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस। आपका कंप्यूटर ये लैंग्वेजेस नहीं समझ सकता है। व्हाट कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स इज जीरोस एंड वंस। जैसे हमने नंबर सिस्टम में भी बात की थी, ठीक है, कि मशीन लैंग्वेज सिर्फ कंप्यूटर समझता है। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो होता है वो इसी गैप को ब्रिज करने के लिए होता है। वो कन्वर्ट करता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज टू द लैंग्वेज विच द मशीन कैन बेसिकली easily understand. Language translator bridges this gap by converting the source code. ठीक है, ये होता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज या फिर प्रोग्रामर का कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, वहां पर आपका पार्सिंग होता है। यू डोंट नीड टू गेट इनटू द डेप्थ ऑफ इट, डेप्थ आपको जानने की जरूरत नहीं है। वहां पर आपका पार्सिंग होता है एट कंपाइलर के लेवल पर। ठीक है, तो कंपाइलर आपका क्या करता है,
कि इंटायर सोर्स कोड जो होता है उसको एक बार में कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड में या फिर मशीन कोड में, द कोड विच द मशीन अंडरस्टैंड्स। इंटरप्रेटर जो करता है वो लाइन बाय लाइन करता है, ठीक है। दैट इज द रीजन इंटरप्रेटर की स्पीड ज्यादा होती है, ठीक है। विल सी द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर इंटरप्रेटर एंड वी विल आल्सो अंडरस्टैंड अबाउट असेंबलर। कंपाइलर क्या होता है? इट ट्रांसलेट द इंटायर प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट कोड इन वन पास। प्लीज रिमेंबर दिस डिफरेंस। एक पास में वो पूरा प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है सोर्स कोड से बाइट कोड में या फिर ऑब्जेक्ट कोड में, ठीक है। वंस कंपाइल्ड प्रोग्राम रन्स इंडिपेंडेंटली एंड क्विकली, एरर्स आर रिपोर्टेड ओनली ऑन द फुल स्कैन। इसमें क्या होगा कि जब तक पूरा फुल स्कैन नहीं हो जाए वहां तब तक एरर्स रिपोर्ट नहीं होते हैं, बिकॉज द इंटायर प्रोग्राम इज रनिंग एट वंस। देन देयर इज एन इंटरप्रेटर, इट ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट सोर्स कोड लाइन बाय लाइन। वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन अ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। इमीडिएट एग्जीक्यूशन पर लाइन, स्टॉप्स एज सून एज इट हिट्स एन एरर। जहां पर भी उसको फर्स्ट एरर मिलेगा वो वहां पर स्टॉप हो जाएगा और आगे की स्कैन रोक देगा, other than an interpreter, other than the compiler, which basically runs the entire thing together. Then there is an assembler. It translates the assembly language mnemonics instructions like add and subtract, ठीक है, into machine code. ये assembly level language को कन्वर्ट करता है बाइट कोड में या फिर मशीन लेवल लैंग्वेज में, याद रखिएगा। That is the job of an assembler, work specifically with low level assembly language, not high level language. Okay? अब हम देख लेते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कौन कौन से जनरेशंस होते हैं। यू शुड नो अबाउट इट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो इवॉल्व हुए हैं जनरेशंस में, ठीक है। धीरे धीरे प्रोग्रेसिव इनमें इंप्रूवमेंट हुई है, ठीक है। और इनका एम क्या रहा है? वी नीड टू मूव क्लोजर टू द ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है, तभी प्रोग्रामिंग इजी होगी। द फार्दर इट इज फ्रॉम द ह्यूमन लैंग्वेज द डिफिकल्ट इट इज। अगर आप लोगों ने अपने कॉलेज टाइम में सी पढ़ा होगा, फिर सी प्लस प्लस पढ़ा होगा, फिर जावा पढ़ा होगा, एंड रिसेंटली इफ यू गाइस हैव रेड अबाउट पाइथन, पाइथन इज बेसिकली क्लोजेस्ट टू अ ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है। इट इज एन इंप्रूवमेंट इवन ओवर जावा। C, C++ are more technical when we compare it to Java and Python. It is more human. You have methods. You can write methods, ठीक है, जो कि आपको लगेंगे, जो भी आपको टास्क प्रोवाइड कंप्लीट करना है, you can write methods or you can write short codes for it and you can execute it multiple times, ठीक है। That is the फायदा और दैट इज द एडवांटेज ऑफ राइटिंग अ कोड इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, इतने डेप्थ में आपको जानने की जरूरत नहीं है व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और बाकी जितने लैंग्वेजेस होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। नो नीड टू गेट इनटू दैट मच डेप्थ, आपसे नहीं पूछेगा एग्जामिनर। आई एम जस्ट सेइंग कि इट इज मूविंग क्लोजर टू द लैंग्वेज विच ह्यूमंस कैन बेसिकली अंडरस्टैंड। तो अब देखिए, जो फर्स्ट जनरेशन के लैंग्वेजेस थे वो बाइनरी में थे, जीरोस एंड वंस, डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल, नो ट्रांसलेशन नीडेड, बिकॉज यही लैंग्वेज मशीन समझती है। फिर असेंबली लैंग्वेज आया जिसके लिए आपको एक असेंबलर चाहिए था आपको कन्वर्ट करने के लिए मशीन लेवल लैंग्वेज में। वहां पर आप ऐड, मूव, सब्सट्रैक्ट के लिए सब, इस टाइप के आपको इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगे। फिर आ गया आपका हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा। इसमें आपको एक कंपाइलर इंटरप्रेटर चाहिए जो कि आपके सोर्स कोड को मशीन लेवल कोड और बाइट कोड में कन्वर्ट कर सके। उसके बाद देखिए आगे वेरी हाई लेवल लैंग्वेज जैसे एसक्यूएल एंड पाइथन, फोकसेस ऑन व्हाट टू डू एंड नॉट हाउ, कॉमन इन डेटाबेस वर्क। ये इतने सिर्फ फोकस है, इसमें क्या करना है उस पर फोकस है, और दिस कैन बी इजिली अंडरस्टैंड बाय द ह्यूमन। नाउ वी हैव एआई ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, ठीक है, जैसे प्रोलोग इसका एग्जांपल है। अब हम लोग इसको यूज कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स के लिए। इफ यू आर यूजिंग एआई नाउडेज, यू जस्ट नीड टू गिव इंस्ट्रक्शन इन प्लेन सिंपल इंग्लिश, ठीक है, and AI just does the job for you if you are good at making prompts and doing prompt engineering। अगर आप उसमें अच्छे हैं तो AI does a very fantastic job, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। जैसे इसका एक पहला एग्जांपल है फ्रीवेयर।
फ्री टू यूज इंडेफिनेटली बट द सोर्स कोड इज नॉट ओपन फॉर मॉडिफिकेशन। आप इसको हमेशा यूज कर सकते हैं बट आप इसके सोर्स कोड को मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं फ्रीवेयर। देन देयर इज अ शेयरवेयर, फ्री फॉर अ ट्रायल पीरियड। आप लोगों ने बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज किए होंगे जिसका आपको ट्रायल वर्जन मिलता है, ठीक है, उसके बाद यू नीड टू पे फॉर इट, those are called shareware. Then there is open source which is publicly available and you can modify it. It is an open source OS, you can modify it as well. That is the reason it is cheaper, but security में iOS से ये पीछे है, ठीक है। Then there is proprietary, owned and controlled by company, source code is hidden. किसी प्रोप्राइटरी का अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो उसका सोर्स कोड हिडन होता है, अगर आप उसका जब तक पेड लाइसेंस नहीं लेंगे तब तक आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो फ्रीवेयर, शेयरवेयर, ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी में एक बार डिफरेंस जान लीजिए, ठीक है। सो वी आर डन विद सॉफ्टवेयर, सिंपल, ल्यूसिड, नो रॉकेट साइंस, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे थोड़ा सा ब्रीफ ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट एंड नेटवर्क्स, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। अब देखिए, इंटरनेट का ओरिजिन हम लोग ट्रेस कर सकते हैं बैक टू 1960s, ठीक है। अब देखिए, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने फंड किया था इंटरनेट के डेवलपमेंट को, और पहली बार हमने नाम सुना ARPANET का। इसका एब्रिविएशन है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है, जिन्होंने पहली बार डेटा को ट्रांसमिट किया पैकेट्स में, ठीक है। यहीं से आपका डेटा ट्रांसमिशन या फिर इंटरनेट का कॉन्सेप्ट आया। व्हाट इज इंटरनेट? बेसिकली वी आर डूइंग डेटा ट्रांसमिशन, और हम लोग कुछ नहीं कर रहे। अब देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW के बारे में जान लेते हैं। द सिस्टम ऑफ लिंक्ड ब्राउजेबल पेजेस दैट मोस्ट पीपल एक्चुअली मीन व्हाट दे से द इंटरनेट, ठीक है। ये तो बहुत बाद में आया, पहले आपका ARPANET था। ये आपका 89 में डेवलप हुआ। किसने किया? टिम बर्नर्स-ली ने। He was a computer scientist and represents the layer of hyperlinked documents that run on the top of internet's underlying network infrastructure. ये क्या है? आपको एक ब्राउजर मिलता है जिसमें आप कुछ हाइपरलिंक्स को एग्जीक्यूट करते हो, और ये हाइपरलिंक एग्जीक्यूशन पर बैकग्राउंड में बहुत सारे कोड एग्जीक्यूट होते हैं, जिससे आप बेसिकली किसी वेबसाइट को या फिर किसी सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर पाते हो। इतना ही आपको समझना है, ठीक है। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब को हम लोग इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं कैजुअल स्पीच में, बट दोनों सेम नहीं है। इंटरनेट इज द फिजिकल एंड लॉजिकल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। देयर आर मल्टीपल मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स हु आर कनेक्टेड, और उसको जो कनेक्ट कर रहा है नेटवर्क, वो होता है इंटरनेट। द वेब इज अ सर्विस, ए कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट। WWW क्या है? एक कलेक्शन है आपका हाइपरलिंक्स का, जो आप एक बेसिकली एग्जीक्यूट कर रहे हो टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। तो आपको ये डिफरेंस समझना है। अब देखिए, इंटरनेट कनेक्शन के कितने सारे टाइप्स होते हैं। पहला आपका हो गया डायल अप, यूजेस एन एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन एंड मॉडर्न टू एस्टेब्लिश ए कनेक्शन। ये पुराने जमाने में होता था कि पुराने टेलीफोन लाइन से ही हम एक कनेक्शन स्टैब्लिश कर पाते थे, ठीक है। देन देयर इज ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, एन अर्ली डिजिटल टेलीफोन बेस्ड सर्विस केपेबल ऑफ कैरिंग बोथ वॉइस एंड डेटा, ठीक है। ये बोथ वॉइस एंड डेटा कैरी करने के लिए केपेबल है। इसको बोलते हैं हम लोग ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। आप इससे कॉलिंग भी कर सकते हैं, आप इससे इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं। देन देयर इज डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL। अब यहां पर भी ये टेलीफोनिक लाइंस को यूज कर रहे हैं, लेकिन यहां पर वॉइस कॉल और इंटरनेट आप एक साथ में यूज कर सकते हैं एट ए मच हायर स्पीड। प्लीज रिमेंबर इट, DSL, ISDN, डायल अप, ये सब ध्यान रखिए। देन देयर इज सैटेलाइट इंटरनेट। अब तो सैटेलाइट इंटरनेट आ गया है, जहां पर आपका कनेक्शन सैटेलाइट के थ्रू होता है। यू मस्ट हैव हर्ड कि एलन मस्क का है कि उसको सैटेलाइट इंटरनेट से पूरी दुनिया को लिंक करना है, ठीक है। इसकी लेटेंसी थोड़ी हाई होती है, बट कवरेज इसमें एक्सटेंसिवली पॉसिबल है। अब हम लोग देखते हैं वेब ब्राउजर और सर्च इंजन के बारे में कि कैसे कैसे इनका इवोल्यूशन हुआ। वेब ब्राउजर क्या होता है? इट इज बेसिकली सॉफ्टवेयर यूज्ड टू एक्सेस एंड डिस्प्ले वेब पेजेस, ठीक है, जैसे कि क्रोम, ठीक है। क्रोम इज अ वेब ब्राउजर। मोजिला फायरफॉक्स, इट इज अ वेब ब्राउजर। यू मस्ट बी नोइंग द एग्जांपल्स, आई डोंट नीड टू टेल यू, ठीक है। ब्राउजर्स, अब देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब,
पहला ब्राउजर आया 1990 में, देन आया मोज़ैक 93 में, फिर आया नेटस्केप नेविगेटर 94 में, देन यू हैव, सबने इंटरनेट एक्सप्लोरर कहीं ना कहीं तो यूज किया ही होगा 1995 में, जो हमारी जनरेशन ने कहीं ना कहीं देखा है। बाद में आप लोगों ने फायरफॉक्स, क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सारे सॉफ्टवेयर तो आपके सिस्टम पर इंस्टॉल होंगे ही। ठीक है, अब देखिए कि सर्च इंजन क्या होता है। सर्च इंजन क्या होता है? इट इज अ टूल दैट इंडेक्सेस वेब कंटेंट एंड रिटर्न्स रेलेवेंट रिजल्ट्स फॉर अ यूजर्स क्वेरी। ठीक है, जैसे गूगल, यहां पर वेब कंटेंट जो होता है वो इंडेक्स्ड होता है। ठीक है, इंडेक्स्ड का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि 10 चीजें हैं वेब पे, आप एक सर्च इंजन पर गए, आपको 10 में से कोई एक चीज, मान लीजिए इसकी इंडेक्सिंग 0 है, इसकी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। ठीक है, आप एक सर्च इंजन पर गए, आपने एक कमांड दिया, सपोज दैट यू नीड टू सर्च अबाउट मोबाइल फोन्स, सिंपल। ठीक है, मोबाइल फोन्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी वो 3 पर इंडेक्स थी। जैसे वो मोबाइल फोन देखेगा, 3 से आपका डेटा को फेच करेगा एंड इट विल गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट मोबाइल फोन्स। ये बेसिकली एक मॉड्यूल होता है जिस पर सर्च इंजन चलता है। ठीक है, सीधी सी बात है। उसके बाद हम देखते हैं कि डोमेन क्या होता है, यूआरएल क्या होता है और आईपी एड्रेस क्या होता है। यूआरएल का एब्रिविएशन होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इज द एड्रेस यूज्ड टू लोकेट ए स्पेसिफिक रिसोर्स। देखिए यूआरएल में हम क्या डालते हैं कि एड्रेस डालते हैं जिसके बलबूते पर हम लोग एक पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस कर पाए ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर उस पर्टिकुलर रिसोर्स को हम लोग एक्सेस कर पाए। ठीक है, वो हम लोग यूआरएल पर डालते हैं। ब्रेकिंग वन डाउन इनटू इट्स पार्ट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अब देखिए इसका फॉर्मेट है, जैसे एचटीटीपीएस इज अ प्रोटोकॉल, ये एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। ठीक है, डब्ल्यू क्या है? आपका सर्वर है। इसको ध्यान रखिएगा, ये सब चीजों का आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। XYZ आपका है डोमेन नेम। ठीक है, और ये हो गया आपका डोमेन का टाइप, जैसे .com, .co.in, .education, ये आपका डोमेन का टाइप बताता है। जैसे edu एजुकेशन हो गया, देन देयर इज .com जैसे कॉमर्शियल हो गया, org होता है ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, .mil मिलिट्री हो गया। ये आपका टाइप बताता है बेसिकली कि आप किस टाइप के डोमेन टाइप पर आप जा रहे हैं। ठीक है, जैसे फलाना, जैसे मान लीजिए writer.education, कल को अगर हम एजुकेशन की, अगर हम डोमेन टाइप एक डोमेन लेते हैं तो राइटर बोलेगा कि बिकॉज वी आर डीलिंग विद एजुकेशन वी विल टेक अ डोमेन टाइप एज edu। फॉर एग्जाम्पल, मैं बस एक क्रूड सा एग्जाम्पल दे रहा, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो .org डोमेन लेकर चलते हैं अपना, www. अपना ऑर्गेनाइजेशन का नाम .org, इसी टाइप से होता है। ठीक है, अब देखिए आईपी एड्रेस हम लोग देखते हैं क्या होता है। हर डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है जो कि आपका बेसिकली आप वो इंटरनेट पर उसको ट्रेस करने के लिए काम किया आता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि अगर उस डिवाइस का आईपी एड्रेस आप ना पता हो आपको बैकएंड पर, तो डेटा कभी भी सही जगह पर नहीं पहुंच पाएगा। दैट इज द जॉब ऑफ एन आईपी एड्रेस। अब देखिए आईपी एड्रेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका IPv4, एक होता है IPv6। ठीक है, वन इज 32 बिट, सेकेंड वन इज 128 बिट। जो 32 बिट का होता है वो ओल्ड स्टैंडर्ड है, इसमें आपके लिमिटेड नंबर ऑफ एड्रेसेस होते हैं। ठीक है, देन देयर इज अ 28 बिट फॉर्मेट। ठीक है, इसमें आपके न्यूअर स्टैंडर्ड्स होते हैं, इसमें एड्रेस स्पेस भी बहुत ज्यादा होती है बिकॉज इट इज अ 128 बिट फॉर्मेट। समझे आप? ठीक है, देखिए कि कितना ज्यादा, 4 टाइम्स है ये इसके। तो देर आर मल्टीपल एड्रेस स्पेस, ये न्यू स्टैंडर्ड है, इसमें बहुत सारे एड्रेस स्पेसेस इंक्लूडेड होते हैं और जितनी भी आजकल की डिमांड है उसको आपके IPv6 ही फुलफिल कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आप इसमें मल्टीपल एड्रेसेस को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप इससे मल्टीपल एड्रेसेस जनरेट कर सकते हैं। आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डेप्थ ऑफ इट बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप बस इतना जानिए कि IPv6 आप यूज करके आप बहुत सारे एड्रेसेस को जनरेट कर सकते हैं। दैट इज द रीजन इट इज यूज करंटली। अब देखिए ईमेल क्या होता है। अब क्या होता है, देखिए ईमेल अलाउज मैसेजेस टू बी सेंट इलेक्ट्रॉनिकली बिटवीन यूजर्स ओवर ए नेटवर्क। ओवर ए नेटवर्क ईमेल अलाउज मैसेजेस टू बी सेंट इलेक्ट्रॉनिकली।
ठीक है। अब देखिए बहुत सारे अंडरलाइंग प्रोटोकॉल होते हैं जो इसको मैनेज करते हैं। इस पहला प्रोटोकॉल का एग्जांपल SMTP विच इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसको यूज किया जाता है मेल को भेजने के लिए। देन देयर इज POP3 पोस्ट ऑफिशियल प्रोटोकॉल वर्जन, ये सारे पुराने प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है। डाउनलोड्स ईमेल टू अ सिंगल डिवाइस, ठीक है, इसको सर्वर से रिकवर करने के लिए यूज करते हैं। देन देयर इज IMAP, excuse me, internet message access protocol syncs email across multiple devices keeping messages on the server। ठीक है। अब देखिए फ्यू हिस्टोरिकल फैक्ट्स अराउंड ईमेल दैट अपीयर इन जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस, थोड़ा हम लोग हिस्टोरिकल फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि जीए के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए रे टॉमिल्सन एन अमेरिकन कंप्यूटर प्रोग्रामर इज क्रेडिटेड इंप्लीमेंटिंग द फर्स्ट ईमेल प्रोग्राम, इसका नाम आप लोग चाहे तो ध्यान रख सकते हैं। इन्होंने कहां भेजा था इसको? ARPANET पर, जो फर्स्ट आपका इंटरनेट की दुनिया में कुछ हुआ था। ठीक है। इन्होंने @ के सिंबल को पॉपुलराइज किया था, इतना आप लोग ध्यान दिए। अब आप देख लीजिए इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट क्या होता है। ठीक है। इंटरनेट जो होता है इसका एक्सेस जो होता है पब्लिक होता है, एनीबडी कैन यूज इट। देन देयर इज इंट्रानेट, ये होता है प्राइवेट। जैसे आप लोगों ने किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया होगा तो वहां उनका अपना एक प्राइवेट नेट होता है। ठीक है। उनके प्राइवेट स्टाफ या फिर उनके वर्क को परफॉर्म करने के लिए आप इसको पब्लिकली एक्सेस नहीं कर सकते। देन देयर इज एक्स्ट्रानेट एज वेल, इट इज सेमी प्राइवेट। ठीक है। एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट एक्सटेंडेड टू अलाउ कंट्रोल्ड एक्सेस फॉर स्पेसिफिक एक्सटर्नल पार्टीज, कुछ स्पेसिफिक एक्सटर्नल वेंडर्स होते हैं, पार्टी होते हैं, इसको एक्सेस होता है। बेसिकली एक फ्यूजन है इंटरनेट और इंट्रानेट का। इंटरनेट इज पब्लिक, इंट्रानेट इज प्राइवेट, एक्स्ट्रानेट इज अ फ्यूजन, इतना ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब हम लोग डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग जो है हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आप पहले ये 2 टॉपिक रिवाइज कीजिए। वी आर मूविंग वेरी स्विफ्टली, वी आर कवरिंग ओनली द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। ठीक है। वंस वी आर डन और वंस वी आर थ्रू विद ऑल द टॉपिक्स, आई विल गिव यू अ क्वेश्चन बैंक एज वेल। आप वहां से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। वी विल आल्सो डिस्कस सम PYQs सो दैट यू गेट अ नैक ऑफ व्हाट इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। विल वाइंड अप टुडेज लेक्चर एंड विल डू द नेक्स्ट थिंग इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।